वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 5th यूनिट पढ़ रहे थे, दैट इज द मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन द मैट्रिसेस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये अब हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका भी एग्जाम में हर साल, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के कितने तरीके हैं? तो दो तरीके के हैं। या तो हमारी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेगी या तो हमारी लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, हमारी लीनियर इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट रहेगी या तो इनकंसिस्टेंट रहेगी। तो कंसिस्टेंट किस केस में बोलते हैं? अगर उस लीनियर इक्वेशन का एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन का एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर हमारी जो भी लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उसका अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट कौन सी हुई? अगर जिसका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट हो गई। अगर किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट हो गई। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब या तो एक या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक यूनिक ये सॉल्यूशन की एक कोई सी इक्वेशन हम देखते हैं, जैसे कि x + 2y = 2 एंड 3x + 2y = 4। ठीक है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन है। एक यूनिक सॉल्यूशन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी हो गई? ये कंसिस्टेंट हो गई। चलिए नेक्स्ट एक हम एग्जांपल देखते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन का जिसका कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो अगर मान लीजिए x + 2y = 2 एंड 2x + 4y = 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको अगर मैं इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? x + 2y = 2, यही इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी ये जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें x और y की एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती है, यानी कि कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, जिसके लिए ये दोनों हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इसलिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि x और y की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज रहेंगी जिसपे कि ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इसलिए ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके का या तो जिसका यूनिक सॉल्यूशन है या तो जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? कि ये हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर मान लीजिए कि कोई सी इक्वेशन ऐसी है कि जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जैसे सेम x + 2y = 2 एंड 2x + 4y = 5। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं? 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड करा, 5 की जगह 6 ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास में क्या आएगा? x + 2y = 3। और पहली इक्वेशन हमारी क्या है? x + 2y = 2। तो ये तो कभी भी सेटिस्फाई इस तरीके की इक्वेशन नहीं हो सकती, इसलिए इस वाली इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, इसलिए ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी हो गई? इनकंसिस्टेंट हो गई। तो ये है हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और ये है हमारी इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। चलिए अब मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो इनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको अब हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इन इक्वेशंस को हम इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ax = b किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax = b, जहाँ पे कि a क्या है? a किसके बराबर है? a है हमारा a11, a12, a13, a21, a23, a22,
एंड A23 एंड A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो हमारा A इसके बराबर है, x किसके बराबर है, x है हमारा x y z, x किसके बराबर है, x y z एंड कैपिटल B किसके बराबर है, B1 B2 एंड B3 किसके बराबर है, B1 B2 एंड B3। ठीक है, हमारे पास में ये कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया AX इज इक्वल टू B। ठीक है, जहाँ पे कि A किसके बराबर है, जो भी x y z के जो भी कोफिशिएंट है, x y z के जो भी कोफिशिएंट है उनके मैट्रिक्स के बराबर है। x किसके बराबर है, x y z एंड B किसके बराबर है, B1 B2 B3। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये x y और z के कोफिशिएंट्स है, ये क्या है हमारे x y और z के कोफिशिएंट्स हैं, तो इसलिए इसको हम A को क्या बोलते हैं, A को हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। A को हम क्या बोलते हैं, A को हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस A को हम क्या बोलते हैं, A को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। चलिए, अब इसके बाद में अगर मैं A और B को दोनों को कंबाइन करके लिखूं, अगर मैं A और B को दोनों को कंबाइन करके अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो वो किस तरीके से मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो A वाला मेरा पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, ये तो मेरा हो गया A का मैट्रिक्स। और अब मुझे क्या लिखना है, B का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक ऐसी इस तरीके से लाइन खींच देंगे और B का मैट्रिक्स हम लोग लिख देंगे। B का मैट्रिक्स क्या है, B1 B2 B3। ठीक है, ये हो गया हमारा B का मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो A को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, और B को हम क्या बोलते हैं, AB को हम क्या बोलते हैं, AB को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसके लिए अब हम देखते हैं। चलिए, इस इक्वेशन को Ax इज इक्वल टू B को हमको सॉल्व करना है, तो इसमें हमारे दो केसेस बनेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस है, अगर हमारे जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, रो यहाँ पे रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, इन दोनों की हम रैंक निकालेंगे। अगर हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक से कम रही, तो उस केस में ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस क्या है कि अगर हमारे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज लेस देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, देन हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, अब इसमें सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है हमारा if rank of the matrix A is equal to rank of the matrix AB, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर हमारे A मैट्रिक्स के रैंक के बराबर है, तो इस केस में दो कंडीशंस बनेगी। ठीक है, इस रैंक को मैं R से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस रैंक को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो अगर हमारी R की वैल्यू, अगर इस केस में दो कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, अगर हमारे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर रही, अगर हमारी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर रही, तो इस केस में दो कंडीशंस बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन है इफ R इज इक्वल टू n, यानी कि R क्या है यहाँ पे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो कि A और AB की बराबर है। अगर ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, जैसे इस कंडीशन में 1 2 3, इस कंडीशन में 3 वेरिएबल्स है। अगर हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ
अगर हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर रही तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में कैसा आएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में हमारा कैसा आएगा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। चलिए सेकंड कंडीशन, इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अननोन्स है। अगर हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन्स से कम रही तो इस केस में हमारे आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इस केस में हमारे आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या तो इसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। किसी किसी क्वेश्चन में वो नॉन ट्रिवियल लिख देता है, उसका मतलब यही है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। इसमें हमारे दो केस बनेंगे। अगर हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कम रही तो उस केस में हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट रहेगी, यानी कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अगर हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर रही तो इसमें दो केसेस हमारे बनेंगे, फर्दर दो केसेस बनेंगे। एक केस में अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर रही, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अननोन्स, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अननोन्स। अगर हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर रही तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा, यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, कंसिस्टेंट रहेगी और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और अगर हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम है तो उस केस में हमारी कंसिस्टेंट रहेगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, या तो फिर नॉन ट्रिवियल भी उसको बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल भी उसको बोलते हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। x + 3y - 2z = 0, 2x - y + 4z = 0 एंड x - 11y + 14z = 0। ठीक है, चलिए ये उसने हमें इक्वेशंस दे दिया और बोल दिया मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करके बताइए। ठीक, तो बहुत ही आसान है, बस हमें क्या करना है, चलिए कर लेते हैं, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज। ठीक है, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से कि हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 प्लस का 14। ठीक है, ये हो गया a एंड x क्या हो जाएगा, x y z एंड आगे = 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना जरूर कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax = b। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इनको हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो बस हमें एक ही चीज़ निकालनी है। क्या निकालनी है, हमारा जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक हमें निकालनी है। अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे तो उसी में हमें हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी पता चल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और b को दोनों को मिला के क्या हो जाएगा हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, AB = 1 3 -2 2 -1 4 1 11 14 एंड b क्या है 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इन दोनों की रैंक हमें निकालना है। हमें क्या करना है, हमारा जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इन दोनों की हमें रैंक निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम केवल क्या करेंगे, उसके लिए केवल हमारा जो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकाल लेंगे। और क्योंकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी शामिल है तो
इसी को हम देख के इसकी भी रैंक हम बता देंगे। तो हमें करना क्या है, केवल ये जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक निकालना है। रैंक निकालना हमें आती है, हमने पढ़ चुके हैं कैसे हमें रैंक निकालना है। बस इसको हमें, हमारे मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस चलिए हम ये हमारे मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। R2 में मैं क्या लगा देता हूँ, R2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। R2 में मैं क्या लगा देता हूँ, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 में मैं क्या लगा देता हूँ, R3 माइनस R1। R3 में मैं क्या लगा देता हूँ, R3 माइनस R1। ये हमने क्या लगाया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। क्यों लगाया, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। सबसे पहली कंडीशन हमारे इक्लोन फॉर्म की। चलिए तो इसको हम 0 0 बना देते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 3 माइनस 2 एंड 0। फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में क्या लगाया मैंने, R2 माइनस 2 R1। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 6। तो ये क्या हो जाएगा, -7। 4 इंटू 4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 4 एंड 4 8। चलिए R3 में क्या लगाना है, R3 माइनस R1। तो 1 माइनस 1 0, 11 माइनस 3 7, 14 माइनस 2 इज द 12। कितना हो जाएगा, 14 माइनस माइनस प्लस का 2 इज द 16। 14 माइनस माइनस प्लस का 2 इज द 16। ये 0 0 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 0 में कुछ भी जोड़े करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। चलिए और हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं इसमें फर्दर। ये तो हमने 0 बना दिया, इसको और हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 माइनस 6, तो ये -7। ठीक है, 4 एंड माइनस प्लस का 4 8, ये भी ठीक है। एंड दिस इज 0 11 माइनस 3 11 माइनस 3, हाँ ये माइनस का 11 है। -1 माइनस का 11, ये गलत लिख दिया। माइनस का 11 एंड प्लस का 14। तो -11 एंड माइनस का 3 इज द माइनस का 14। कितना हो जाएगा, माइनस का 14। 14 प्लस 4 इज द प्लस का 16 एंड 0 0। चलिए अब हमें क्या करना है, आगे हमें इक्लोन फॉर्म में बनाने के लिए इसको भी हमें 0 बनाना है। तो इसको भी हम 0 बना देंगे बहुत ही आसानी से। कैसे बना सकते हैं, R3 में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, R3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलिए तो हम लिख लेते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फिर से। 1 3 माइनस 2 0 0 -7 8 0 0 14 -14 प्लस का 14 0 16 एंड माइनस का 16 0 एंड 0। तो ये है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ये 1 होना चाहिए, ये है, ये 0 होना चाहिए और ये भी यहाँ पे 2 0 होना चाहिए, ये भी है। उसके बाद में सारे फर्स्ट वाले टर्म 1 होना चाहिए। तो ये तो 1 है, ये वाला 1 नहीं है, तो इसको 1 और बना देते हैं। कैसे बना देंगे, बहुत ही आसान है। R2 को हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। R2 को हम क्या लगा देते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, माइनस का 1/7 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 बन जाएगा। तो लगा देते हैं 1 3 -2 0 0, ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा माइनस का 8/7 बन जाएगा। एंड 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। एंड ये एज इट इज आ जाएगी 0 0 0 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें रैंक देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए।
तो ए की रैंक किसके बराबर है, ये हमारा ए वाला मैट्रिक्स है, तो ए की रैंक किसके बराबर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी कि कितनी है, 2 है। चलिए अब हम देखेंगे हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक किसके बराबर है, ये सब पूरे मैट्रिक्स को देखिए, ये भी हमारा इक्लोन फॉर्म में है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों की कितनी आ गई, बराबर आ गई, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। और हमारे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है। हमारे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है। यानी कि हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, हमारी नंबर ऑफ अननोन से कम है। यानी कि जो हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, वो नंबर ऑफ अननोन से कम है। यानी कि ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ये हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट है, हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। हमें लेकिन क्वेश्चन में वो सॉल्व भी करने के लिए बोल रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में केवल ये बोले कि बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तो ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि इसको आप हमें सॉल्व करके भी बताइए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। सॉल्व करने में क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंपलेस्ट फॉर्म उसका क्या आ गया, ये आ गया। ये ए मैट्रिक्स है, ये वाला बी है। कौन से फॉर्म में आ गया, 1 3 -2 0 1 -8/7 एंड 0 0 0। ये हो गया हमारा ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स क्या है हमारा, यही है एक्स वाई जेड। ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी क्या है, बी भी हमारा 0 0 0 ही है, 0 0 0। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया। बस अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस का 2z इज इक्वल टू किसके बराबर, 0। चलिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y माइनस का 8/7 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0 एंड इसका तो इसमें मल्टीप्लाई 0 0 0 हो जाए। तो ये हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए लेट अस अज्यूम z की एक हम कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर हम अज्यूम कर लेते हैं। z की एक कोई सी भी हम कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर अज्यूम कर लेते हैं। तो ये इस सेकेंड इक्वेशन में हम अगर z की वैल्यू लिखेंगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/7 टाइम्स ऑफ k। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब चलिए इस z और y की वैल्यू k के टर्म्स में फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 3y माइनस का 3 इंटू 8/7 टाइम्स ऑफ k एंड प्लस का 2z प्लस का 2 इंटू z की वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे x की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। तो जो x की वैल्यू हमारे पास में आ रही है वो -10/7 टाइम्स ऑफ k। कितनी आ रही है, -10/7 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, तो z की वैल्यू किसके बराबर आ गई, k के बराबर आ गई। y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8/7 टाइम्स ऑफ k के बराबर। और x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -10/7 टाइम्स ऑफ k के बराबर आ गई। जहाँ पे कि k क्या है, k एक कांस्टेंट है जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती। तो जैसे मैं k की वैल्यूज चेंज करते जाऊंगे मेरी x y और z की वैल्यूज चेंज होती रहेगी। इसलिए इसका हमारे पास में कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके
तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हमने रैंक निकाल ली उन दोनों को, चूंकि वो दोनों बराबर है इसलिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर दोनों की रैंक बराबर नहीं होती तो हम डायरेक्ट बोल देते द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, हम डायरेक्ट बोल देते। चूंकि हमारी रैंक बराबर है और वो हमारे नंबर ऑफ अननोन से कम है, इसलिए हमें पता चल गया कि हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है और उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। चूंकि उसने क्वेश्चन में हमें बोला कि पूरी हमें सॉल्व करके बताइए, इसलिए हमने उसको सॉल्व करके x, y और z की वैल्यूज भी निकाल ली।